तेरा मंगल मेरा मंगल होए रे। तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब भला हो। नमो बुद्धाय व सविनय सप्रेम जय भीम। आनापान साधना झालेली आहे। आपण आता आपल्या व्याख्यानाकडे वळतो आहोत। बुद्धविहार समन्वय समितीच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या ऑनलाईन वर्षावास व्याख्यानमाला या उपक्रमात आपणा सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। 13 तारखेला ही व्याख्यानमाला सुरू झाली आहे। आज आपण आदरणीय सत्यजित चंद्रिका पुरे यांचं व्याख्यान ऐकणार आहोत। तत्पूर्वी आजचे अतिथी व्याख्याते यांचं आपण स्वागत करूया। आदरणीय सत्यजित चंद्रिका पुरे हे आपणास सम्राट अशोक और उनका प्रबुद्ध भारत या विषयावर मार्गदर्शन करणार आहेत। बुद्धविहार समन्वय समितीच्या विनंतीस मान देऊन आदरणीय चंद्रिका पुरे सर हे आज आपल्या सोबत या ठिकाणी उपस्थित आहेत। खरं तर दर सोमवारचं व्याख्यान हे आदरणीय तिरपुडे सर घेणार होते, परंतु आजच्या सोमवारी त्यांची व्यस्तता असल्या कारणाने आज ते त्यांच्या लेक्चर सिरीजची सुरुवात करू शकले नाहीत। पुढच्या सोमवारपासून ते आपल्या सोबत निश्चितच उपस्थित राहतील अशी आपण अपेक्षा बाळगूयात। आदरणीय चंद्रिका पुरे सर यांना विनंती केल्यानंतर त्यांनी आज आपली उपस्थिती या ठिकाणी नोंदवलेली आहे। आपल्या सर्वांच्या वतीने पुनश्च चंद्रिका पुरे साहेबांचं अगदी मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो। बुद्धविहार समन्वय समितीचे सन्माननीय संस्थापक मुख्य संयोजक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गुरुवर्य अशोक भाऊ सरस्वती बोधी हे देखील या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत। आपल्या सर्वांच्या वतीने त्यांचं देखील अगदी मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो। आनापान साधनेसाठी जवळपास 55 ते 60 उपासक उपासिका बंधू भगिनी उपस्थित राहिले आणि आता व्याख्यानासाठी हे सर्व उपासक उपासिका बंधू भगिनी उपस्थित आहेत। आपणा सर्वांचं अगदी मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो। आदरणीय अशोक भाऊ यांना नम्रपणे विनंती करतो की भाऊ आपण कृपया त्रिशरण पंचशील घेऊन आजचे आपले व्याख्याते चंद्रिका पुरे सर यांना सन्मानपूर्वक व्याख्यानासाठी आमंत्रित करावे। आदरणीय अशोक भाऊ सरस्वती बोधी। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, सद्गुरू महात्मा ज्योतिबा फुले,
सद्गुरू गाडगे बाबा यांच्या पावन स्मृतींना मी आपल्या सर्वांच्या वतीनं विनम्र अभिवादन करतो. आज आपण आदरणीय सत्यजितजी चंद्रिका पुरे यांना ऐकणार आहोत. तत्पूर्वी आपल्या परंपरेप्रमाणे आपण त्रिचरण पंचशील ग्रहण करूया. आपण जिथे असाल तिथे, जसे असाल तसे आपण दोन्ही हात जोडावेत आणि माझ्यासोबत म्हणावं. अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि. स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमामि. सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. बुद्धं शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि. संघं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि. पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. सूरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. साधु साधु साधु. बुद्धं नमामि. धम्मं नमामि. संघं नमामि. मित्रांनो आणि माता भगिनींनो, आज खरं म्हणजे आदरणीय प्राध्यापक डॉक्टर जे सोमवारी आपल्याला ज्यांचं व्याख्यान आपल्याला ऐकायला मिळेल असं ठरलेलं होतं. काही अडचणी आल्यात आणि त्यामुळं काल सत्यजितजी चंद्रिका पुरे यांना रात्री 11 वाजताला मी फोन केला आणि उद्या आपण व्याख्यान द्यावं अशी विनंती केली.
त्यांनी माझ्या विनंतीला मान दिला त्याबद्दल मी त्यांचे आपल्या सर्वांच्या वतीनं बुद्धविहार समन्वय समितीतर्फे ऋण मानतो. अगदी वेळेवर त्यांनी होकार दिला. सम्राट प्रियदर्शी राजा अशोक या संबंधानं त्यांचा अभ्यास आहे. देशभर वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांचे हिंदी आणि इंग्रजीतून व्याख्यानं होतात आणि नुसते व्याख्यानच देत नाहीत तर चांगले कार्यकर्ते देखील आहेत. माझा त्यांचा परिचय जवळपास 25 वर्षाच्या पूर्वीपासून आहे. मी त्यांना जवळून ओळखतो. शील, सदाचार संपन्न, अभ्यासू आणि धम्मकार्यासाठी समर्पित असं व्यक्तिमत्व आज आपल्या समोर मार्गदर्शनासाठी उपस्थित आहे. मी त्यांचं आपल्या सर्वांच्या वतीनं मनापासून स्वागत करतो. त्यांना मराठी बोलता येतं पण मराठीमध्ये त्यांना भाषण देता येत नाही. मी त्यांना सांगितलं की आपण हिंदीमध्ये बोलू शकता. तेव्हा त्यांना मी विनंती करेल की आपण आपल्या व्याख्यानाला सुरुवात करावी अशी मी त्यांना दोन्ही हात जोडून विनंती करतो. आदरणीय सत्यजितजी चंद्रिकापुरे. धन्यवाद सरस्वती जी. मुझे पहले सर्वप्रथम में बताइए मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ जी, मेरी हम आवाज आपको आ सुन रही पा रहे हैं. हाँ जी, हम आपको सुन पा रहे हैं सर. ओके, थैंक यू वेरी मच. हाँ, आपका वीडियो येत ऑन आहे. कीजिए सर. हाँ, कर सत्यजित, दिया. थोडी आवाज कमी येते. ओके, तो जी हेलो. और मैं हाँ जी, आवाज आ रही है. ओके, हँडसेट जर now जवळ start. असतात तर कैन आई सर, स्टार्ट स्पीच? मैं क्या चालू कर दूं मेरा क्या बोलते कि व्याख्यान? हाँ, चालू कर दीजिए. ओके, सो नाउ मैं सम्राट अशोक को लेके मेरा काफी गहरा अध्ययन है और काफी मुल्कों को घूम के लगभग मैं सम्राट अशोक के ऊपर में 1000 पेजेस का अपना थीसिस कंप्लीट किया है. प्रश्न ऐसा है कि सम्राट अशोक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जातिहीन भारत, चरित्रवान भारत बनाने में अगर उनकी नीतियां प्रासंगिक है तो सम्राट अशोक हमारे लिए आज के तारीख में या आज के परिप्रेक्ष्य में हम सम्राट अशोक को जीवित कर सकते हैं. अगर सम्राट अशोक की नीतियां भारत को चरित्रवान भारत, जातिहीन भारत बनाने में अगर प्रासंगिक नहीं है तो मैं समझता हूं कि सम्राट अशोक जहां है वही रहना चाहिए. सो नाउ आई एम डिस्कसिंग विथ यू. मैं जो आपसे चर्चा करूंगा कि मेरे सामने में भारत की मूल समस्या जो दिखाई दे रही है वो समस्या है कि भारत में जो जातियों में बिखरा हुआ जो समाज है या भारतीय समाज है, क्या इन जातियों के बंधन तोड़ने में सम्राट अशोक की नीतियां क्या प्रासंगिक है? ये कुल मिला के मेरे व्याख्यान का, मेरे क्या बोलते हैं लेक्चर का एक सार रहेगा. सम्राट अशोक को जब भी हम बात करते हैं या उनकी चर्चा करते हैं तो सम्राट अशोक लगभग 3-4 दिशाओं में हमको दिखाई देते हैं. नंबर 1 कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवा दिया, परंतु कोई ये नहीं बताता कि 84,000 स्तूपों से आम जनता के जीवन में सोशो इकोनॉमिकल मीन सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से किस प्रकार का परिवर्तन आया, ये कोई नहीं बताएगा. नंबर 2 कि सम्राट अशोक ने 99 भाइयों को पिटवा दिया, मीन्स उनकी हत्या करवा दिया. जहां तक जितना भी प्राचीन साहित्य को जो मैंने खगाला है या ना उसको मैंने अध्ययन किया है, उसमें 99 भाइयों का उल्लेख कहीं पे भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है.
नंबर 3 कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध किया। निश्चित रूप से सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध किया और धौली के शिलालेखों पर भी सम्राट अशोक ने इस बात को क्या बोलते कि उकेरा है, उसको शिलालेख में कहा है। प्रश्न ऐसा है कि कलिंग युद्ध करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, सम्राट अशोक को कलिंग युद्ध करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये कोई नहीं बताता। नंबर 4 कि सम्राट अशोक ने अपना बेटा बेटी को क्या बोलते कि श्रीलंका भिजवा दिया और इन्हीं 4-5 दिशाओं में सम्राट अशोक पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। मेरा अध्ययन जो है वो सम्राट अशोक के समय का जो प्रबुद्ध भारत था, जाति विहीन, ये शब्द सुन के थोड़ा सा आपको आश्चर्य हो गए, लेकिन इट वाज द जाति विहीन, मीन्स कास्टलेस, नो डाउट एट ऑल। तो वो जो जाति विहीन चरित्रवान जो प्रबुद्ध भारत सम्राट अशोक का था, जो सपना बाबा साहब ने भी कहा है कि मुझे भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना है, और सेकेंडली माननीय कांशी राम जी ने भी कहा था कि मेरे सपनों का भारत सम्राट अशोक का भारत। इन सारी बातों को लेके मेरे मन में एक प्रश्न आया कि अंततः सम्राट अशोक ही वॉज नॉट ए प्रोपोगेटर ऑफ द धम्मा, सम्राट अशोक ये कोई धर्म प्रचारक नहीं थे, ये शासक थे। आज के शब्दों में अगर कहा जाए तो आज के शब्द में ये कहा जा सकता है कि सम्राट अशोक ये प्रधानमंत्री थे। निश्चित रूप से सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म को, उस समय जो बुद्धिज्म था उसको राजाश्रय दिया था। तो अभी मैं मुख्य रूप से सम्राट अशोक को लेके मैं अपनी क्या बोलते कि व्याख्यान माला को शुरुआत कर रहा हूं, और मैं समझता हूं कि आप लोग मेरी आवाज बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही होगी। अगर बीच में किसी प्रकार की कोई अगर दिक्कत आती होगी आवाज में, तो निश्चित रूप से मैं आयोजक जो है पठारे साहब हो गए या गोदी साहब हो गए, सरस्वती जी, वो मुझे इंफॉर्मेशन देंगे, नो डाउट एट ऑल। सम्राट अशोक को विभिन्न देशों में, मीन्स सम्राट अशोक को भारत में प्रियदर्शी अशोक के नाम से जाना जाता है, चीन में आयुवांग के नाम से जाना जाता है, दक्षिण कोरिया में किंग युवक मुआ के नाम से जाना जाता है, जापान में संतोकुक धम्माशोक के नाम से जाना जाता है, ग्रीक में पियोदस के नाम से जाना जाता था, और आपका क्या बोलते कि जाना जाता था। इस प्रकार से मध्य एशिया में अक्सू के नाम से जाना जाता है। ये है ना सम्राट अशोक की वैश्विक परिचय हो गया। अभी मैं आपको कि सम्राट अशोक के जो पुत्र थे, उनकी जो वाइफ थी, इस दिशा में मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा। मैं मुख्य बिंदुओं पर ही मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा। मुख्य बिंदु यह है कि सम्राट अशोक ने जो कलिंग वार किया, ये सबको पता है, और कलिंग वार सम्राट अशोक के जीवन को या उनके कार्य को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, सम्राट अशोक को जिस प्रकार से ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने या भारतीय ब्राह्मणवादी साहित्यों में जो इस प्रकार सम्राट अशोक को एक क्रूर शासक के रूप में प्रस्तुत किया है जनता जनार्दन के सामने में, वो निश्चित रूप से सम्राट अशोक की जो अभिव्यक्ति थी, उनका जो मानवतावादी कार्य है, उनको कुचलने के लिए ये सारी चीजें हमारे सामने आती है। सम्राट अशोक ने कलिंग वार किया, देयर इज नो डाउट एट ऑल, नो, उसमें किसी प्रकार की कोई खींचातानी करने की आवश्यकता नहीं है। सम्राट अशोक ने धौली के शिलालेख में ये सारी चीजें लिखी हुई। प्रश्न ऐसा है कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। सम्राट अशोक एक मगध का जो साम्राज्य था या जो मगध का जो क्षेत्र था, उसके वो राजा थे। आफ्टर दी क्या बोलते कि उनके जो फादर डेथ होने के बाद में वो बने। तो कलिंग युद्ध के वो सम्राट अशोक के मगध जो आज का बिहार है, उसको समंदर एरिया लग के नहीं है। समंदर लग के नहीं होने की वजह से उसको डिपेंड करना पड़ता था। आज का जो ओडिशा है, कलिंग है, और जो समुद्र कॉस्टेड एरिया है, वहां वो इंटरनेशनल व्यापारी के क्या बोलते कि जहाज, व्यापार के जहाज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती थी।
सम्राट अशोक के मगध के जो व्यापारी थे वो कलिंग के समंदर का यूज करते थे, और कलिंग के जो लोग हैं सम्राट अशोक के व्यापारियों का सामान लूट लेते थे। इसके वजह से सम्राट अशोक के राजकोष को लिए बहुत घाटा होता था। चर्चाएं हुई कलिंग के साथ में, लेकिन वो नहीं माने। अंततः सम्राट अशोक को कलिंग के ऊपर में वार करना पड़ा, उसको युद्ध करना पड़ा। कलिंग युद्ध ने किसी की हत्या नहीं किया, सम्राट अशोक ने वहां पे किसी का नरसंहार नहीं किया। कल अगर पाकिस्तान और इंडिया का अगर क्या बोलते कि वार होता है और पाकिस्तानी लोग बहुत ज्यादा मर जाते हैं या इंडिया के लोग बहुत ज्यादा मर जाते हैं, तो पाकिस्तान हम नहीं बोल सकते कि पाकिस्तान ने नरसंहार कर दिया है, या पाकिस्तान ये नहीं बोल सकते इंडिया वालों की कि उन्होंने नरसंहार किया। ये युद्ध है, युद्ध के अंदर में लोग मारे गए। ये मूल कारण जो है मैं आपको बताना चाहता था कि कलिंग वार का पीछे का जो कारण है, अकॉर्डिंग टू ये जो मैं बताया, ये डॉक्टर दास करके है, हु इज द वेरी क्या बोलते कि लर्नेड पर्सन फ्रॉम द वेस्ट बंगाल से आते हैं। वो अपनी किताब में ये सारी चीजें लिखते हैं। तो ये हो गया क्या बोलते कि सम्राट अशोक का कलिंग की बात होगी। सम्राट अशोक के शिलालेखों को जो आप देख रहे हैं, ये सम्राट अशोक के शिलालेख उस समय का संविधान था। ये सुन के शायद आपको भी जो है आश्चर्य होगा कि ये संविधान कैसे बोल रहा है। तो निश्चित रूप से कि सम्राट अशोक का जो शिलालेख थे उस समय के वो संविधान था, और आज भी सम्राट अशोक के शिलालेखों का प्रभाव, जो संदेश है या संविधान है, उसका प्रभाव भारतीय संविधान पर भी है। और नॉट ओनली फॉर दी क्या बोलते कि भारतीय संविधान पे, बट आल्सो जापान हो गया या ईस्ट एशिया हो गया। तुम्हारा जो क्या बोलते कि ह्यूमन चार्टेड है, मानवाधिकार जो यूनाइटेड नेशन का जो मानवाधिकार है, उसके ऊपर में भी इसका प्रभाव आज भी है। देयर इज नो डाउट एट ऑल। सम्राट अशोक ने 39 इयर्स जो अपना शासन किया इस साम्राज्य के ऊपर में, उस समय में तो जो सम्राट अशोक का जो क्या बोलते कि साम्राज्य रहा, अफगानिस्तान और तर्गजिस्तान और बर्गिस्तान, उसके बाद में खोतान जो अभी चाइना चला गया, मध्य एशिया चला गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान अभी रहा नहीं। तो बहुत बड़े भूभाग के ऊपर में जो उन्होंने क्या बोलते कि जो शासन किया, वो 39 इयर्स तक उन्होंने किया है, 29 साल तक शासन किया। उनके शासन काल में संपूर्ण विश्व में शांति और सामंजस्य से मानव जगत हर्ष उल्लासित हो उठा था। अभी प्रश्न ऐसा है कि सम्राट अशोक का प्रबुद्ध भारत का साम्राज्य, जो दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे अमीर, दुनिया का सबसे क्या बोलते कि शक्तिशाली, जातिहीन, चरित्रवान, समता, स्वातंत्र, बंधुत्व और न्याय का जो प्रबुद्ध भारत का भवन जो खड़ा था, उस समय की जो पॉपुलेशन थी वो 80 करोड़ थी। अभी आप बोलोगे भाई 80 करोड़ बोल रहे थे, इसका क्या प्रमाण है? क्योंकि सम्राट अशोक के समय में मैं नहीं था, और मुझे लगता कि जितने लोग मेरी बात को सुन रहे वो भी नहीं थे। ये सारी बातें हमको जो प्रमाणित हो रही है, जो हमारे पास में आती है, एक तो किताबों के माध्यम से आएगी या शिलालेखों के माध्यम से आएगी। तो 80 करोड़ जो पॉपुलेशन की जो मैं बात कर रहा हूं, ये महावंश में दिए हुए एक संदर्भ के आधार पे मैं इसकी बात कर रहा हूं कि उस समय में 80 करोड़ क्या बोलती कि पॉपुलेशन थी, ये महावंश कहता है। अभी क्या सच है और क्या झूठ है, मैं उतने डिटेल्स में मैं आपको नहीं ले जाऊंगा, लेकिन एक अनुमान के तौर पे हम 80 करोड़ की पॉपुलेशन को आज स्वीकार कर लेते हैं, एक क्या बोलते कि मोटा मोटी टेक्स्ट बुक के आधार में। इतिहास की जो प्रामाणिकता होती है, जिसके आर्कोलॉजिकल एविडेंस होते हैं उसको इतिहास बोला जाते हैं, और जिनके आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलते उसको पुराण बोला जाता है, काल्पनिक कथाओं का लेखा बोला जाता है, स्मृति बोला जाता है, वेद बोला जाता है, पुराण बोले जाते हैं, और न जाने क्या जो साहित्य हो जाए। सम्राट अशोक का जो शासन था और आज वर्तमान भारत का जो शासन है, तो जिस प्रकार वर्तमान भारत में शासन प्रणाली है, शासन का विधानों का अपना प्रभाव विधान है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और मीडिया है, इसी प्रकार सम्राट अशोक के समय में भी उनके जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ करता था, तो इसी प्रकार से चलता था।
जिससे विश्व जगत में सीधे शिलालेख उनका जो था वो उस समय का मीडिया था, जिससे वो डायरेक्ट पब्लिक से इंटरेक्ट होते थे, परिचित हो जाते थे और अपना क्या बोलते कि संदेश क्या बोलते कि प्रजा तक पहुंचाते थे। तो उस समय का वो मीडिया था। वो दुनिया के पहले सम्राट थे जिन्होंने शिलाओं, चट्टानों तथा स्तंभों पर अपने शासन नियमों को उत्तीर्ण करके लिखित संविधान बनाया। सम्राट अशोक अपने मंत्रिमंडल की स्वीकृति लेकर ही उन फैसलों और योजनाओं को क्रियान्वित करते थे। इसलिए बाबा साहब ने कार्ल मार्क्स एंड बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, ये जो ग्रंथ लिखा हुआ है इंग्लिश वर्जन के अंदर में, और उसमें जो बाबा साहब ने कहा कि दुनिया का पहला कल्याणकारी साम्राज्य अगर किसी का रहा होगा वो सम्राट अशोक का था। वो लोक कल्याणकारी था और वो लोकतांत्रिक था। मैं चाहूंगा कि आप लोग बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स आप पढ़िएगा इंग्लिश वर्जन का पेज नंबर, और हिंदी का जो अभी निकला हुआ है तो उसमें 200-300 शायद मुझे लगता है 239 पेज नंबर वगैरह आई थिंक वो आगे में सारी चीजें बाबा। कहने का मतलब ये है कि आज वर्तमान में जिस प्रकार मंत्रिमंडल किसी प्रकार की कोई योजनाओं को लागू करते हैं तो वो मंत्रिमंडल की स्वीकृति लेके वो क्रियान्वित होती थी। तो उसी प्रकार सम्राट अशोक के भी समय में इसी प्रकार की क्या बोलते कि क्रियान्वित होता था। तो कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि सम्राट अशोक भले ही राजा थे, ही वॉज ए किंग नो डाउट एट ऑल, बट ही वॉज ए लोकतांत्रिक मीन डेमोक्रेटिक किंग था। वह प्रथम सम्राट थे जिन्होंने उपमहाद्वीपों को एकत्रित करके एक संघ राष्ट्र बनाया, कल्याणकारी राज्य स्थापित किया, अन्य धार्मिक संप्रदाय को संरक्षण देकर संप्रदाय निरपेक्ष कायम रखी थी। ठीक ऐसे तो देखिए सम्राट अशोक का अगर आप शिलालेख अगर देखते हैं, सम्राट अशोक के शिलालेख अगर पढ़ते हैं तो वहां पे आपको मात्र 2 ही शब्द मिलेंगे। एक शब्द मिलता है संप्रदाय और दूसरा शब्द मिलता है धम्म। और संप्रदाय उस समय में 4 थे। मीन्स सामाजिक स्थिति की अगर बात किया जाए, सामाजिक अगर स्थिति की बात किया जाए तो सम्राट अशोक के समय में जातियां नहीं थी, या यूं कह के मैं किस आधार पे बोल रहा हूं कि सम्राट अशोक के समय में जातियां नहीं थी, लोग जातियों में बटे नहीं थे, किस आधार पे कह रहा। तो सम्राट अशोक के जितने भी आप अगर शिलालेख पढ़ते हैं तो सम्राट अशोक के शिलालेखों में जातियों का उल्लेख नहीं है। सम्राट अशोक के शिलालेखों में जातियों का उल्लेख नहीं थे। महिला और पुरुष किसी से भी विवाह कर सकते थे, सामूहिक भोजन होता था, किसी प्रकार का भेदभाव न करते हुए सामूहिक भोजन होता था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये टेक्स्ट बुक से बाबा साहब का जो बुक्स है रिवोल्यूशंस एंड काउंटर रिवोल्यूशन, इस बुक में पेज नंबर 177 में बाबा साहब ने कहा है कि बाबा साहब की एक बहुत बड़ी ऊंची बात है अशोक को लेके कि वो कहते हैं बाबा साहब ने मौर्य काल नहीं बोला, मौर्य बौद्ध काल बोला है। मीन्स भारत और विदेश के इतिहासकारों का अगर हम किताबों का अगर अध्ययन करते हैं तो बाकी सभी लोग उसको मौर्य काल बोलते हैं, बट नाउ बाबा साहब से बाबा साहब जो है वो कहते हैं मौर्य बौद्ध काल। बाबा साहब ये भी कहते हैं कि मौर्य बौद्ध काल के ऊपर में मैं लिखने के लिए जाता हूं लेकिन मुझे संदर्भ नहीं मिल रहे, इसके ऊपर में अध्ययन करने की आवश्यकता है। ये पेज नंबर 149 पे लिखा हुआ है रिवोल्यूशंस एंड काउंटर रिवोल्यूशन में। मैं लिखने के लिए जा रहा हूं लेकिन मुझे संदर्भ नहीं मिल रहे हैं, इस पे अध्ययन करने की आवश्यकता है। और उसके बाद में बाबा साहब मनुस्मृति और ब्राह्मणवाद के ऊपर में प्रहार करते। तो बाबा साहब ने मनुस्मृति और क्या बोलते कि ब्राह्मणवाद के ऊपर में जो प्रहार किया वो सारा अवेलेबल है उनके साहित्य के अंदर में। व्हाट अबाउट मौर्य बौद्ध काल, जिसके ऊपर में बाबा साहब ने कहा कि इसके ऊपर में अध्ययन करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये शायद ये हम लोग भूल चुके होंगे कहीं न कहीं कि हमने अध्ययन करना मौर्य काल के ऊपर में छोड़ दिया। लेकिन जो रेडीमेड साहित्य हमको मिल चुका है बाबा साहब के जीवन के संदर्भ में हो या बाबा साहब के लिखित साहित्य के माध्यम से हो या उनके भाषण के माध्यम से, हम उसी को फॉरवर्ड करते आ रहे हैं। लेकिन बाबा साहब ने जो हमको काम दिया है कि मौर्य बौद्ध काल के ऊपर में अध्ययन की आवश्यकता है, वो शायद हमने कहीं न कहीं उसको ब्रेक लगा चुके हैं या फुल स्टॉप लगा दिए होंगे या कामा लगा दिए होंगे, जो भी है। तो जैसे कि भारतीय संविधान के अंदर में क्या बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य,
ये जो मौलिक कर्तव्य का जो 29 कलम है, 29 से लेके तो 30 तक, ये धार्मिक मौलिक कर्तव्य है। सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य के अंदर में, उनके साम्राज्य में जो 4 संप्रदाय थे प्रमुख, जातियां नहीं थी, संप्रदाय थे। संप्रदाय और जातियों में अंतर होता है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि संप्रदाय कौन थे उस समय में? कितने थे? 4 थे। तो कौन से थे? एक था श्रमण, मीन्स आज के बौद्ध, उसके बाद में ब्राह्मण, तीसरा था जैन और चौथा था आजीवक। ये 4 संप्रदाय थे और इन 4 संप्रदाय के अंदर में 80 करोड़ पॉपुलेशन में 90%, 95% ये बौद्ध थे। 95 में 80 करोड़ में अगर 90% की अगर आबादी की बात करेंगे, दे वाज टोटली फॉलोअर ऑफ द बुद्धा, मीन्स बुद्धिज्म। वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। आप कहोगे भाई 90% उस समय बौद्ध थे या 95% बौद्ध थे, तो वो गए क्या? वो लंबा इतिहास है। मध्य युग में क्या हुआ क्या नहीं, वज्रयान कैसे आया, महायान कैसे आया, सहजयान कैसे आया, साझा बुद्धिज्म कैसे आया, वॉटेवर। मैं उतने डिटेल्स में मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा। मुझे 1 घंटे के अंदर में मुझे अपनी बात खत्म करनी है। 7:40 को मैंने स्टार्ट किया था और अभी मेरे पास में समय जो बचा है 20-35 मिनट के अंदर में मैं आपको बता दूंगा। तो जो मौलिक कर्तव्य है जो 29 से लेकर 30 तक, तो सम्राट अशोक के समय में भी जो भी संप्रदाय थे, संप्रदाय मीन्स विचार प्रवाह, मीन्स बौद्धों का ये विचार प्रवाह, जैनियों का ये विचार प्रवाह, उसके बाद में आजीविकों का ये विचार प्रवाह, हिंदुओं का ये विचार प्रवाह, ब्राह्मण धर्म का ये विचार प्रवाह है ना। संप्रदाय दैट इज उसका अर्थ हो गया विचार प्रवाह, कि ये विचार प्रवाह के ये लोग हैं, ये है। तो इन सारे विचार प्रवाह के जो लोग थे, 4 प्रकार के प्रमुख जो क्या बोलते कि संप्रदाय थे, उनको उनके क्या बोलते कि संप्रदाय के विचार प्रवाह के मौलिक अधिकार सम्राट अशोक ने दिया था। और वही बात भारतीय संविधान में आज भी सभी धर्मों को, मीन्स आज जो धर्म बोलते हैं देवानंद संप्रदाय, वो सेक्ट से, लेकिन वो धर्म शब्द अभी रूढ़ हो चुका है तो धर्म बोलना पड़ता है। तो जिस प्रकार सम्राट अशोक ने अपने संप्रदाय के, अपने साम्राज्य के संप्रदाय को, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय को अपने विचार प्रवाह को क्या बोलते कि प्रचार करने के मौलिक अधिकार दिए थे, वही मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में भी है और जो मानवाधिकार है यूनाइटेड नेशन का वहां पे भी है। तो ये हो गई हमारी सामाजिक स्थिति। अभी आते हैं सम्राट अशोक के आर्थिक व्यवस्था, ये सामाजिक हो गया, अभी आर्थिक की बात करते। सम्राट अशोक के जो कोषागार था, जिसको रिजर्व बैंक आज के शब्दों में कहा जाएगा, तो रिजर्व बैंक वो तक्षशिला में था और तक्षशिला का उत्खनन कलिंगन साहब ने किया था। तो कलिंगन साहब ने जब उसका उत्खनन किया तो वहां पे 30,000 करोड़ चांदी के सिक्के मिले। उसके बाद में सम्राट अशोक ने 100 करोड़ सोने के सिक्के भिक्षु संघ को दान करने के भी प्रमाण मिल चुके हैं बाय द टेक्स्ट बुक्स। एंड थर्ड कि उस समय में साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया नहीं था, उस समय में ओनली फॉर कोरिया था। तो कोरिया भी अपना, कोरिया का जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो अपना वो कहता है कि सम्राट अशोक ने जो है कोरिया को 30,000 पाउंड सोना और 50,000 कास्ट जो है कोरिया को उस समय में दिया था। तो इन सारे मूल्यों की, इन सारे चीजों की अगर हम आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर इसका वैल्यूएशन निकालते आज के मुद्रा में, तो लगभग ये संपूर्ण जो वैल्यूएशन से 500 मिलियन क्या बोलते 500 करोड़ ट्रिलियन डॉलर तक चले जाता है। और 500 ट्रिलियन करोड़ डॉलर्स को अगर 80 करोड़ को हम डिवाइड कर देते हैं तो उस समय में एक बूट को पॉलिश मारने वाला, या आज के शब्दों में कहा जाए कि रिक्शे वाला होगा या चौपाटी पे बैठने वाला कोई ब्रेड बटर बेचने वाला बंदा होगा, तो उस समय में उस व्यक्ति की आमदनी 7,65,000 हुआ करती। मीन्स कहने का मतलब यह है कि हमारी जो जीडीपी थी उस समय की, इससे आप अंदाजा लगाओगे कि वर्तमान भारत की क्या स्थिति है करके। इससे आपको पता चलेगा वर्तमान भारत क्या है। और बाबा साहब ने जो प्रबुद्ध भारत करने की बात कही है, तो निश्चित रूप से हमको करना क्या है। प्रबुद्ध भारत मीन्स व्हाट, क्या करना है कि पंचशील के क्या बोलते कि जो दुपट्टा आता है वो खंधे में लगा के या झंडे और डंडे लेके रास्ते पे आ गया और प्रबुद्ध भारत हो गया, ऐसा नहीं है।
तो प्रबुद्ध भारत की जो संकल्पना बाबा साहब ने कही और मेरे सपनों का भारत, सम्राट अशोक का भारत जो कांशीराम साहब ने कहा है, वो समझने की बहुत आवश्यकता है कि इन लोगों ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उनका डायरेक्शन जो है उधर जा रहा है। सम्राट अशोक के समय में जो आर्थिक स्थिति थी और जीडीपी थी है ना, डॉक्टर अमर्त्य सेन के शब्दों में अगर कहा जाए तो वो बोलते हैं कि दुनिया के ऊपर में 35% हमारा निवेश था। आज अगर दुनिया का निवेश हमारे ऊपर में, वे अकेला ईस्ट एशिया के अंदर में जापान आता है, चाइना आता है, कोरिया आता है, तुम्हारा ताइवान आता है, बाकी 2 मुल्क है, क्या बोलते कि मलेशिया और मंगोलिया, और तुम्हारा क्या बोलते कि तिब्बत, दैट इज उनका इकोनॉमी उतना ठीक नहीं है, बाकी 4 की बहुत है। तो जो भी अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक चीज अगर उठा के देखोगे, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर और भी जो भी चीजें उठेगी, ये सब पूरे एशिया से आ रहा है। मीन बहुत राष्ट्रों से हमारा इन्वेस्टमेंट है। मीन जो इन्वेस्टमेंट हमारा जो दुनिया के ऊपर में था, आज उल्टा हो गया कि आज जो है पूर्व एशिया का हमारे ऊपर में इन्वेस्टमेंट है। तो व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ द अशोक की वो कौन सी पॉलिसी थी कि दुनिया का इतना रिच स्टेट उन्होंने बनाया था? व्हाट वाज द, ये बहुत ये डीप स्टडी वाला मामला है, मैं इतना आपको इस छोटे से लेक्चर में नहीं बता पाऊंगा। तो कहने का मैं यही कहूंगा कि सम्राट अशोक की जो जीडीपी थी उस समय में वो 34% आती थी, और आज हमारी जीडीपी जो है 3 और 4% पे जो आ चुकी है। बेरोजगारी का उस समय में जो क्राइम रेट था, अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस ऑफ द रोमिला थापर, वो कहती है कि अशोक के पीरियड में जो क्राइम रेट था ओनली फॉर 2% था। मीन्स 2% अगर क्राइम रेट था तो इसका मतलब ये हो गया कि 98% लोग ये चरित्रवान थे। तो इस प्रकार की हमारी सामाजिक और आर्थिक उस समय में थी। अभी मैं शैक्षणिक उसने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर में क्या काम किया, तो सम्राट अशोक के समय में जितने भी 84,000 स्तूप, गुफाएं वगैरह जो बनी, केव्स वगैरह बनी, इट वाज द टोटली एजुकेशन सेंटर। ये हमारे क्या बोलते कि शिक्षा के केंद्र थे। आप बुद्धिज्म को कैसे देखते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बुद्धिज्म क्या था उस समय में और उसको कैसे प्रोपोगेट किया जाए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, ये समझना बहुत आवश्यक है। एज पर द माय क्या बोलते कि ओपिनियन, मेरे दृष्टिकोण से, कि सम्राट अशोक ने जो 84,000 स्तूप और केव्स बनाए थे, ये मात्र त्रिपिटक की पूजा अर्चना करने के लिए नहीं थे। मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा यहाँ पे कि सम्राट अशोक का जो महल जिन्होंने बनाया था उनका नाम था महास्तवी इंद्रगुप्त। वो तो ये महास्तवीर थे, अरन थे, लेकिन उन्होंने सम्राट अशोक के महल की डिजाइन बनाई और उसको खड़ा किया। इसका मतलब यह हो गया कि बौद्ध भिक्षु त्रिपिटक में तो एक्सपर्ट थे, देयर इज नो डाउट एट ऑल, बट वो एकेडमिक क्षेत्र के अंदर में भी जो है वो बहुत एक्सपर्ट थे, मीन्स वो इंजीनियर्स थे। सम्राट अशोक के जो पुत्र थे कुणाल, जिनके आंखों की रोशनी निकल गई थी और उनके आंखों की रोशनी फिर से वापस लाने वाले जो महास्तवीर बौद्ध भिक्षु थे वो घोष थे, मीन्स आई स्पेशलिस्ट थे। सम्राट अशोक के समय में आयुर्वेद पेड़ लगवाए थे और हॉस्पिटल्स निर्माण किए गए थे। तो इसका ये अर्थ हो गया कि बगैर डॉक्टर के तो हॉस्पिटल नहीं चलेगा, तो डॉक्टर थे उस समय में। तो इस प्रकार का ये कहना कि हमारे जो बौद्ध भिक्षु थे उस समय में वो मात्र त्रिपिटक और वर्षावार तक ही सीमित नहीं थे। आप आप पढ़िएगा, क्या बोलते हैं कि विनय पिटक पढ़िए। विनय पिटक में जो एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें आयुर्वेद का पूरा ज्ञान भरा पड़ा हुआ, पूरी जानकारी उसके अंदर में। मीन्स बौद्ध भिक्षु जहां जहां प्रचार के लिए जाते थे वहां पे अगर किसी प्रकार की किसी व्यक्ति को या किसी उपासक को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई बीमारी भी होती है तो उसका इलाज वो करते थे। कहने का मतलब मेरा ये थे कि भगवान बुद्ध के जो उतना भी संघ था उस समय में, अशोक के समय में जो संघ था, वो तो आध्यात्मिक ज्ञान तो देते थे, लेकिन भौतिक ज्ञान का भी वो प्रचार और प्रसार और शिक्षा इन सारे स्तूपों में से देते थे। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर अल्तेकर हु वाज HOD ऑफ द बनारस यूनिवर्सिटी, तो ही सेड हिज बुक, वो अपने बुक में बोलते हैं द एंसेंट एजुकेशन सिस्टम में कहते हैं कि सम्राट अशोक के समय में जो हायर एजुकेशन था, मीन्स हायर एजुकेशन आज के जमाने में अगर बात किया जाए तो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, IIMs और जो IITs वगैरह जो क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो एक्सपर्ट्स हो जाते हैं, साइंटिस्ट वगैरह, ये जो एजुकेशन ग्राफ है वो 67% था।
67% अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस ऑफ द डॉक्टर अल्तेकर। आज व्हाट अबाउट द टुडे इन इंडिया? आज इंडिया के अंदर में क्या है? तो ओनली फॉर 4% हायर एजुकेटेड पीपल्स, 4% ओनली। और अशोक के पीरियड में 67, मैं तो कहता हूं उससे भी ज्यादा हो गए, बट अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस ऑफ द डॉक्टर अल्तेकर तो वो 67% है ना। ऐसा क्यों हुआ? वाई? इस सोचने की बात, ये लंबा इतिहास है, क्यों इसके रीजंस क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। आज के वर्तमान के भारत में जिस प्रकार से जो भारत आप देख रहे हो, जो जाति आधारित है, चरित्रहीन है। सम्राट अशोक का भारत जातिहीन चरित्रवान था, तो प्रबुद्ध भारत था, इसलिए वो आज नहीं है, क्योंकि आज जो है चरित्रहीन है, जातियों में लोग बांटे हुए हैं। वी आर द सोशल क्रिमिनल्स, हम सामाजिक अपराधी हैं, क्योंकि हम एक प्रकार से जातियों को अपने मन में वहन करके चलते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना रखते हैं, जाति के प्रति ऊंच नीच की भावना रखते हैं। ये हो गया शैक्षणिक हो गया। अभी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सम्राट अशोक ने क्या किया, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आज हमारे पास में सम्राट महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दुनिया भर के लेक्चर्स दिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी में दुनिया भर का रिसर्च होता है, दुनिया भर की किताबें लिखी जाती है। तब भी हम देखते हैं कि रूरल एरिया में, स्पेशली नाउ रूरल्स एंड अर्बन एरिया में जो स्लम एरिया है, उसके अंदर में महिलाओं का जो दमन होते जा रहा है, वो उनके ऊपर में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो वो कम नहीं होते जा रहा है। मैं समझता हूं, मेरे दृष्टिकोण से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से बेटर में मैं सामाजिक सशक्तिकरण के ऊपर में ज्यादा बल देता हूं, क्योंकि जिस प्रकार के अंधविश्वास में जो भारत की महिलाएं जो जकड़ी हुई है, उस अंधविश्वास की मान्यताओं और रूढ़िवादी परंपराओं से जब तक महिलाएं बाहर नहीं आती, तब तक के उनका क्या बोलते हैं सशक्तिकरण नहीं होगा। तो सवाल खड़ा होता है कि सम्राट अशोक ने क्या किया इसके लिए। देखिए, और शिक्षा सिस्टम मीन्स बौद्ध शिक्षा प्रणाली जो प्राचीन काल में रही, यूनिवर्सिटियों को सब लोग आप जानते होंगे, नालंदा वगैरह वगैरह बहुत सारे, मैं 23 यूनिवर्सिटी का अवशेष ढूंढ के निकाला हूं। उसका स्पेशलाइजेशन क्या था, किन किन विषयों में स्पेशलाइजेशन था, लगभग इसके ऊपर में मैं 150 बुक का मैं अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूं, वॉट एवर। तो उस समय में हमारी जो शिक्षा नीति थी वो रेसिडेंशियल थी, आवासीय थी। आप देखिए कि भगवान बुद्ध ने इन बुद्धिज्म there is the 3 part, बुद्धिज्म में 3 पार्ट है। 1 द टीचिंग ऑफ द बुद्धा मीन्स बुद्ध की शिक्षा, नंबर 2 द वर्ल्ड वाइड हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म मीन्स बुद्ध का वैश्विक इतिहास, एंड 3rd द प्रोपोगेशन सिस्टम ऑफ द बुद्धा, बुद्ध ने अपने धर्म प्रचार को या अपने धम्म को या अपने विचारों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार की प्रणाली को विकसित किया, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर हम बुद्धिज्म को अगर फॉलो अप कर रहे हैं या उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं या उसको प्रोपोगेट कर रहे हैं या उसका प्रचार कर रहे हैं, तो ये कोई नया काम नहीं है, 2600 साल पुराना काम है। तो सवाल खड़ा होता है कि भगवान बुद्ध ने अपने विचारों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए किस प्रणाली का उन्होंने डेवलप किया। अशोक ने बुद्ध के धम्म को विश्व धम्म बनाया, और तो उनकी प्रचार प्रणाली क्या थी। मध्य युग में हमारा बुद्धिज्म 1200 साल 12वीं सदी तक, नालंदा के एंड तक इसका प्रभाव जनमानस तक रहा। बॉम्बे में जो कानेरी केव्स है, तो वो 1500 सदी की है। उस समय में वो बोरीवली जो एरिया है, बुद्धावली, तो बोरीवली नहीं, दैट इज द बुद्धावली, तो यहाँ पे भी काफी प्रभाव रहा। तो 15वीं सदी तक तो भगवान बुद्ध के समय में जो जेतवन विहार बना, जो 10,000 बौद्ध भिक्षु एक साथ बैठते थे और स्तवीर महास्तवीर बुद्ध के सानिध्य में वो पढ़ते थे 12 साल तक। 12 साल तक वो पूरा परिपक्व होने के बाद में उसकी एग्जाम होती थी कि भाई सचमुच ये परिपक्व हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद में उसको समाज में भेजते थे और वो धर्म प्रचार के लिए लग जाता था। तो उस समय में मात्र बौद्ध भिक्षुओं को सिर्फ त्रिपिटक की शिक्षा नहीं दिया। देयर इज नो डाउट एट ऑल लिबरेशन पाथ ऑफ द बुद्धा, बुद्ध का दुख मुक्ति का मार्ग है, इसमें किसी प्रकार की कोई खींचातानी करने की आवश्यकता नहीं। बट आल्सो द वन पार्ट इज द ह्यूमनिस्टिक इज मोर इंपॉर्टेंट। यानी एक जो मानवतावादी, एक जन कल्याणकारी जो एकेडमिक एजुकेशन है। भगवान बुद्ध अपने संगारामों में 18 प्रकार के शिल्प पढ़ाते थे। आर यू बिलीव
आप अगर मिलिंद प्रश्न पढ़ा होगा या देखा होगा, उसका अध्ययन किया होगा, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। सारिपुत्र ने जब भेजा गया क्या बोलते कि श्रावस्ती के अंदर में, तो जो जेतवन विहार का डिजाइन जो है वो सारिपुत्र ने किया था। तो इट वाज द सारिपुत्र अगर डिजाइन करता है तो उनको इंजीनियरिंग का ज्ञान था। मीन सारिपुत्र जो है भले ही वो प्रज्ञा में अग्रगण्य रहे, लेकिन दूसरा उनका जो पार्ट है वो ही वाज द इंजीनियर्स। तो एकेडमिक एजुकेशन के साथ में भगवान बुद्ध ने सभी को दिया है। तो यही एकेडमिक एजुकेशन को हमारे 84,000 या वर्तमान में जितने भी हमको केव्स दिखते हैं, संगाराम दिखते हैं, जो टूटे फूटे अर्धनग्न शिशु की तरफ हमको दिखाई देते, जो प्रकृति की गोद में आज भी प्रकृति ने उसको बड़े क्या बोलते कि करुणा भाव से उसको सहेज के रखा है। तो ये हमारे शिक्षा केंद्र भी थे और आध्यात्मिक केंद्र भी थे और भौतिक केंद्र भी थे, मीन्स एकेडमिक एजुकेशन के भी केंद्र रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने जो अपने धर्म प्रचार की जो प्रोपगेशन सिस्टम, प्रचार प्रणाली जो डेवलप किया वो रेसिडेंशियल है, आवासीय। आप जितने भी बौद्ध विहार देखते होंगे, प्राचीन या जेतवन देखो या वर्तमान में जो भी आपको दिखाई दे, वो सब रेसिडेंशियल थे। रेसिडेंशियल सिस्टम क्यों भगवान बुद्ध ने डेवलप किया? देखिए, इसमें 2-3 प्रकार की बातें आती है। अगर आपको जातिहीन भारत निर्माण करना होगा, चरित्रवान भारत निर्माण करना होगा, बाबा साहब के सपनों का प्रबुद्ध भारत निर्माण करना होगा, मेरे सपनों का भारत, सम्राट अशोक का भारत अगर निर्माण करना होगा, तो भगवान बुद्ध के प्रचार प्रणाली को पहले समझना होगा कि भगवान बुद्ध ने अपने प्रचार प्रणाली को किस प्रकार से डेवलप किया है, अशोक ने क्या किया। ये दैट इज द मोर इंपॉर्टेंस। आज के परिप्रेक्ष्य में जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आल्सो मैं भी वही फॉलो कर रहा हूं जो आप फॉलो कर रहे हैं। तो रेसिडेंशियल में क्या हो जाती है, फॉर एग्जांपल कि एक रूम के अंदर में 10 बच्चे बैठे हुए, वो हमारा संगाराम है। इस संगाराम के अंदर में या इस स्कूल के अंदर में, कॉलेज के अंदर में जो एडमिशन मिलेगी, तो सर्वप्रथम पंचशील का पालन करना पड़ेगा, फिर बाद में अष्टशील का पालन करना पड़ेगा, फिर 10 का पालन करना पड़ेगा, और इस आधार के ऊपर में सभी प्रकार के लोगों को वहां पे एडमिशन मिलने के बाद में वो आध्यात्मिक केंद्र, आध्यात्मिक शिक्षा और तुम्हारा भौतिक शिक्षा, ये दोनों दी जाती थी। तो जो व्यक्ति कि अगर सील सदाचार के आधार पे, अगर क्या बोलते कि सील के आधार पे अगर वो वहां पे शिक्षा केंद्रों में पढ़ता है, तो निश्चित रूप से समता स्थापित होगी, निश्चित रूप से होगी, देयर इज नो डाउट। तो समता जो संविधान में आया है, तो समता काय के लिए? समता सामाजिक समता है ना, कौन सी? सामाजिक समता। और सामाजिक समता काय से आएगी? सील से आएगी। तो सील क्या है? मैं इसका एक यूनिवर्सल रूप देना चाहूंगा। मेरे पास में अभी मुझे लगता है कि 10 मिनट बचे हुए, आई थिंक। तो 10 मिनट के अंदर में मैं बोलूंगा, बाकी का अगर होता है तो मैं बताऊंगा महिलाओं के शक्ति के बारे में, बाकी पार्ट में बाद में छोड़ देता हूं। तो सील क्या है? व्हाट इज द सील? सील ये यूनिवर्सल है। देखिए कि दुनिया के ऊपर, दुनिया में जितनी भी बातें घटती है, घटनाएं घटती है, वो 5 प्रकार की घटती है। लोग हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं और नशा पता करते हैं। आप दुनिया के ऊपर में नजर घुमाएं, ये 5 की सिवाय 6वीं घटना घटती नहीं है। इसलिए बुद्ध की जो पंचशील है, अगर लोग पालन कर देते हैं, तो इस प्रकार की जो घटनाएं घटती है, जिससे सामाजिक वातावरण जो है वो बिगड़ जाता है, दूषित हो जाता है, ये दूषित होना बंद हो जाएगा। जो लोग जेलों में दिखाई दे रहे हैं, जो लोग, जितना पैसा गवर्नमेंट का क्या बोलते कि न्यायालयों में खर्चा होता है, ये सब पैसा बच जाएगा। कहने का मतलब ये है कि व्हेन आई वाज क्या बोलते कि नोवाइस मार्क एट सिंगापुर, मैं जब एक सामने बहुत भिक्षु था सिंगापुर में, और मुझे वहां के सॉलिसिटर जनरल ने पूछा था कि मिस्टर सयाजी, मुझे उधर ईस्ट एशिया में और ईस्ट एशिया में सयाजी के नाम से जानते हैं, तो सयाजी मुझे ये बताइए कि बुद्ध की शिक्षा मानव और राष्ट्र को क्या देती है ना? उनका कहने का था कि बुद्ध की शिक्षा मानव और राष्ट्र को क्या देती है। तो मैंने उनको ये कहा था कि बुद्ध की शिक्षा मानव और राष्ट्र निर्मित के लिए ही है। भगवान बुद्ध की अकेली पंचशील, भगवान बुद्ध की अकेली पंचशील मानव और राष्ट्र निर्मित के लिए
ये हमने देखना चाहिए कि आज दुनिया के अंदर में जो जेल है और भी जो है कोर्ट कचहरी है, इसके अंदर में हजारों करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है। लोग जेलों में क्यों है कि इन्होंने कहीं न कहीं झूठ बोला, कहीं न कहीं इन्होंने चोरी की, कहीं कहीं व्यभिचार किया, उन्होंने नशा पता किया, इन्होंने क्या बोलते कि कुछ न कुछ किया है ना। 5 जो मूल्य है, जो यूनिवर्सल जो प्रिसेप्ट्स है बुद्ध की, 5 प्रिसेप्ट्स का उल्लंघन किया इसलिए है। अगर लोग इसका पालन करते हैं तो निश्चित रूप से क्या बोलते कि सामाजिक समता निर्माण होगी। आना कहने का मतलब ये कि अकेली पंचशील बुद्ध की ये मानव और राष्ट्र निर्मित के लिए मीन्स, कहने का मतलब ये शील समता के लिए। आज भारत स्वतंत्र हो चुका है, फिर आपको स्वतंत्रता कौन सी चाहिए, फ्रीडम कौन सा चाहिए आपको? हमको चाहिए सामाजिक फ्रीडम, स्वतंत्रता। आज आप देहातों में अगर चले जाते हैं तो वो भाईचारा तो दूर रहा, वो पहले आपको पूछ लेता है कि भाई आप किस जाति के हो, तो फलाने जाति का, अच्छा ये नीच जाति का है। मीन्स हमको सामाजिक स्वतंत्रता नहीं है। हमको सामाजिक स्वतंत्रता के लिए हमको समाधि का अभ्यास करना पड़ेगा, जिससे हमारा चित्त निर्मल होगा और भाईचारा निर्माण होगा। तो भाईचारा और क्या बोलते तुम्हारा स्वतंत्रता के लिए समाधि का अभ्यास बहुत आवश्यक है। और इसके माध्यम से जो प्रज्ञा हमसे जो जागृत होगी, प्रज्ञा जो हमसे जागृत होगी वो भाईचारे के लिए और न्याय के लिए। मीन्स मैं कहना चाहूंगी शील समाधि और प्रज्ञा ये हमारे को समता, स्वातंत्र, बंधुत्व और न्याय के कड़ियों में बांधती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सम्राट अशोक ने जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो निर्माण किए थे, जो संग्राम किए थे, आज देखिए हमारी जो शिक्षा नीति है ये नॉन रेसिडेंशियल है। मीन्स गैर क्या बोलते कि उसको आवासीय है। बच्चे स्कूल में जाते और स्कूल छूट गई तो घर में चले आ जाते। उस समय में ऐसा नहीं था। पूरी रिस्पांसिबिलिटी महिलाओं के ऊपर में। देखिए महिला को जो सशक्तिकरण की बात करते हो इतना आसान नहीं है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण की अगर बात हम करते हैं तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि 80-90% महिलाएं किचन में है और किचन में होने के बाद में उनके ऊपर में बच्चों की जिम्मेदारी है, पति की जिम्मेदारी है। अगर पति अगर ठीक है तो अच्छी बात है, अगर पति अगर बिगड़ा हुआ है तो फिर पति की भी जिम्मेदारी है। इन 4-5 जिम्मेदारियों को वो वहन कर रही है और हम समझेंगे कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, इज नॉट पॉसिबल। आप पहले उसको किचन से बाहर निकालिए, उनके ऊपर में बच्चों की जो जिम्मेदारी है उसको बाहर कीजिए, उसका पति जो ठीक नहीं है उसको भी ठीक कीजिए। तो उस समय में सम्राट अशोक ने क्या किया, जो अभिभावक थे, जो पेरेंट्स थे, उनके जो बच्चे थे 5 साल के बाद में उन सबको रेसिडेंशियल जो हमारे संगाराम थे, जो शिक्षा केंद्र थे, इसके अंदर में डाल दिया। डालने के बाद में क्या कि माँ बाप के पास में तो बच्चे रहे नहीं, तो दोनों को खाली हो गए। अभी क्या करते, तो दोनों कमा रहे, तो दोनों कमाने की वजह से क्या इकोनॉमी डेवलप में हो रही है। इकोनॉमी तो डेवलप हो रही है, साथ में देखोगे कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं दी। उस समय में अगर कलाकृतियों को देखोगे तो महिला घोड़े पे बैठी हुई है, महिला हाथी भी चला रही है और महिला क्या बोलते हैं कि बन चन के वो पुरुषों के आगे में जा रही है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उस समय में महिलाओं में और पुरुषों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। इस प्रकार से सम्राट अशोक ने महिलाओं का सशक्तिकरण किया। और उस समय की जो महिलाएं थी वो लगभग न्यायाधीश भी थी, मिलिट्री में थी और बहुत सारे कार्यों में वो रही। और मैं समझता हूं मेरा समय खत्म हो गया है, 8:18 हो गया है। तो जितना भी मेरे पास में है, ये तो बहुत बड़ा लंबा चैप्टर है। समय मिला तो हम और भी डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर में, वो कोई सवाल नहीं होता है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान भारत को जातिविहीन भारत बनाने के लिए, प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए, मेरे सपनों का भारत, सम्राट अशोक का भारत बनाने के लिए हमको शिक्षा नीति बदलनी पड़ेगी। लेकिन वी आर नॉट ए पावरफुल पर्सन, वी आर नॉट ए क्या बोलते कि रूलर। हम कोई शासक नहीं है, हम कोई पॉलिटिकल पावर भी नहीं है हमारे पास में। लेकिन जो भी हो, जो चीजें हमारे पास में अवेलेबल है, जो चीजें अवेलेबल है उसके माध्यम से हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम महिलाओं का सशक्तिकरण कर सकते हैं। जाति भारत निर्माण करने के लिए
चरित्रवान भारत निर्माण करने के लिए हमको क्या बोलते हैं कि रेसिडेंशियल एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना, हमारे स्तर के ऊपर में, जब पावर में आएंगे तब देखेंगे, लेकिन हम अपने स्तर के ऊपर में इसको डेवलप कर सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम कैसी होनी चाहिए, हमारा कैसे सिलेबस होना चाहिए, व्हाट एवर एवरीथिंग, वो सब मेरे पास में रेडी है। अभी समय का मुझे लगता है कि समय हो चुका है, और मैं आप लोगों ने मेरी आवाज बहुत क्लियर सुनी होगी और आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। तो जो भी है, समय का अभाव है। आपका जो 1 घंटे का जो समय में 45 मिनट्स का जो मुझे समय दिया था आपने, वो लगभग पूरा हो चुका है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुद्ध विहार समिति ने बुला के जो मुझे 2 शब्द कहने के लिए और व्याख्यान देने के लिए कहा, वो कहा। जो जानकारी मेरे पास में है, 1000 पेजेस का मेरा थीसिस है वो, और बुक अभी मार्केट में आने वाली है, जल्दी आ जाएगी। तो उसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि सम्राट अशोक का प्रभाव जापान में कैसे रहा, संतोकुक धम्माशोक जिन्होंने भारतीय वहां का जो संविधान जापान का लिखा और लोकार्पण किया, तो उसने क्या कहा। चीन का संविधान जिसने लिखा, उसने जब संविधान चीन को समर्पित किया तो अशोक के बारे में क्या कहा, जापान के ने क्या किया था। यूनाइटेड नेशन का जब मानवाधिकार का चार्टर बनने की बात आई, तो सर्वप्रथम वहां की जो कमेटी थी, वो जो संविधान बनाने वाली थी, क्या बोलते कि मानवाधिकार जो बनाने वाले जो लोग थे, उन्होंने भी क्या कहा सम्राट अशोक के संदर्भ में, वगैरह वगैरह सारी बातें इस बुक में मैंने किया है। तो धन्यवाद, क्या बोलते कि अशोक बुद्धि जी और पठारे साहब, आपने मुझे यहाँ पे बोलने का अवसर दिया। और मेरे पास में तो जो जानकारी थी वो स्पीडली 45 मिनट्स के अंदर में मुझे देना था, मैं दे चुका हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द पार्टिसिपेट्स एंड ऑर्गेनाइजर्स। थैंक यू। मैं अभी पठारे साहब को मेरा ये दे देता। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा बुद्ध विहार समन्वय समिति की ओर से, और जो हमारे उपासक उपासिका भाई बहन जो इस व्याख्यान से जुड़े, उन सभी की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत ही अच्छी जानकारी आपसे हम आज ले पाए। सम्राट अशोक और उनका प्रबुद्ध भारत, इस विषय पर मुझे ऐसे लगता है कि शायद आपके एक नहीं और लेक्चर्स होने जरूरी है। और आदरणीय अशोक भाऊ आपसे बात करेंगे इस विषय में, और फिर आपसे मिलते रहेंगे। आदरणीय अशोक भाऊ यांना नम्रपणे विनंती करतो की कृपया आपण मंगल मैत्री व धम्मपालन गाथा घेऊन या व्याख्यानाचा समारोप करावा। आदरणीय अशोक भाऊ। बंधू भगिनींनो, आपण सत्यजितजी चंद्रिकापुरे यांना ऐकलेलं आहे आणि निश्चितच आपण प्रसन्नता व्यक्त करीत असाल। मी आपणा सर्वांना आश्वस्त करतो की सत्यजितजी चंद्रिकापुरे यांचे व्याख्यान आपण याच्यानंतर देखील जसं जसं शेड्यूल आपल्याला मिळते त्या शेड्यूल मध्ये आपण त्यांना ऐकण्याचा प्रयत्न करू। त्यांचा वेळ आणि आपला वेळ जर मॅच झाला तर आपण त्यांचे आणखी या विषयावर व्याख्याने आपण ऐकणार आहोत। यावर्षी आपल्याला अशोकाच्या बद्दल तिरपुडे सर आणि सत्यजित चंद्रिकापुरे हे दोन्हीही गाढे अभ्यासक आपल्याला याबद्दल सांगणार आहेत आणि आपल्याला अशोकाच्या बद्दल या व्याख्यानमालेमध्ये खूप सारी माहिती आपल्याला मिळणार आहे। याबद्दल मला खूप आनंद होतो आहे। आज जे आजारी असतील त्या साऱ्या आजारी लोकांचा आजार बरा हो, ज्यांच्याकडे मृत्यू झाला असेल त्या कुटुंबाला सांत्वना व्यक्त करण्यासाठी, त्यांना मृत व्यक्तीला आदरांजली आपण वाहू आणि त्या सर्व नातेवाईकांना आप्तेष्टांना दुःखातून मुक्ती मिळो अशी मंगल कामना करू। ज्या राष्ट्राचे आपल्यावरती ऋण आहे श्रीलंकन
लोकांच्या विषयी आपण मंगल कामना करू. त्यासाठी दोन्ही हात जोडून आपण दररोजच्या प्रमाणे माझ्यासोबत म्हणावं. सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो. तेरा मंगल मेरा मंगल, जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो. दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल हो रे. जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया हो, सबका मंगल हो. दसों दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी हो रे. निर्भय हो निर्वैर बने सब, सभी निरामय हो, सबका मंगल हो. फिर से जागे धम्म जगत में, फिर से होवे जन कल्याण. जागे जागे धम्म जगत में, होवे जन कल्याण, होवे जन कल्याण. राग द्वेष मोह दूर हो जावे, जागे शील समाधि ज्ञान. जन जन के दुखड़े मिट जावे, फिर से जाग उठे मुस्कान, जाग उठे मुस्कान. जागे जागे धम्म की वाणी, मंगल मूल्य महाकल्याणी. जागे बुद्ध सदृश कोई ज्ञानी, होवे सुखी सब जग के प्राणी. सबका मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो. तेरा मंगल मेरा मंगल, जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो. सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा, सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं. धम्मं चरे सुचरितं न तं दुच्चरितं चरे, धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परमित. न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति, योच अपम्पि सुत्वानं
धम्मं कायेन पश्यति सवेधम्मधरो होति यो धम्मं नापमज्जति नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नात्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरम्। हॅलो, भाऊ आवाज येत नाही. भाऊ आवाज येत नाही. आवाज भाऊ आवाज येतोय माझा? हॅलो हॅलो, हा माझा आवाज येतोय का? हॅलो हॅलो, भाऊ माझा आवाज येतोय का? तनुजाताई माझा आवाज येतो आहे का? ओके, अशोक भाऊंचा आवाज बंद झाला होता. ठीक आहे, माझा आवाज येतो आहे. आजचे आपले सन्माननीय व्याख्याते आदरणीय सत्यजित चंद्रिकापुरे सर यांचे आपण अगदी मनापासून खूप खूप आभार व्यक्त करूयात. आदरणीय अशोक भाऊ आपले देखील खूप खूप आभार व्यक्त करतो. समस्त उपासक उपासिका बंधू भगिनी जे वेळात वेळ काढून आजच्या आनापान साधनेसाठी आणि व्याख्यानासाठी उपस्थित राहिले त्या समस्त उपासक उपासिका बंधू भगिनींचे देखील अगदी मनापासून खूप खूप आभार व्यक्त करतो. मागच्या वर्षी आपण सुरू केलेला पाली भाषा प्रशिक्षण उपक्रम याही वर्षी आपण कंटिन्यू केलेला आहे. नाशिक येथून आदरणीय आचार्य राजेंद्र भालशंकर सर हे पाली भाषा प्रशिक्षण वर्ग सुरू करणार आहेत. उद्या आदरणीय भालशंकर सर यांचं पहिलं व्याख्यान होईल आणि त्यानंतर दर मंगळवारी आदरणीय आचार्य राजेंद्र भालशंकर सर हे आपल्याला पाली भाषा या विषयावरती मार्गदर्शन करतील. उद्याच्या व्याख्यानासाठी 7:15 वाजता आपण सर्वांनी अवश्य जॉईन व्हावं अशी नम्र विनंती करतो. तसेच आदरणीय अशोक भाऊ यांनी सांगितल्याप्रमाणे आपण रोजच्या व्याख्यानाची जी लिंक आहे ती आपल्यासोबत किमान 10 जणांना तरी शेअर करावी आणि आग्रहाने त्यांना या व्याख्यानमध्ये जॉईन होण्यासाठी एन्करेज करावं, प्रोत्साहित करावं. आजचं व्याख्यान या ठिकाणी संपलं असं जाहीर करतो. उद्या भेटूया नियोजित व्याख्यानासाठी 7:15 वाजता. तोपर्यंत सर्वांना नमो बुद्धाय, सविनय सप्रेम, जय भीम, धन्यवाद, गुड नाईट.